वाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम दो मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन ये दो मुद्दा होते हुए भी एक ही मुद्दा है और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से। दोस्तों, कल स्टेट्समैन ने एक इंटरव्यू किया राहुल गांधी के जो फिलोसफर हैं, गाइड हैं, दोस्त हैं, मेंटर हैं, सैम पित्रोदा। उसका उन्होंने एक इंटरव्यू किया स्टेट्समैन ने। उसमें उन्होंने कहा कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अफ्रीकन दिखते हैं, जो पूर्वी भारत के लोग हैं वो चाइनीज दिखते हैं, जो पश्चिम भारत के लोग हैं वो अरब दिखते हैं और जो उत्तर भारत के लोग हैं वो उनको अंग्रेजों की तरह कॉकेशियन दिखते हैं। अब जो राहुल गांधी के मेंटोर हैं वो चमड़ी के रंग पर लोगों का यहाँ पे वो जो है विभाजन करेंगे। पहले मुस्लिम कोटा के द्वारा सांप्रदायिकता फैलाई गई, फिर जातीय संघर्ष की बात की गई, जातीय सर्वे की बात की गई। अब नस्ल, वो भी चमड़ी के आधार पर नस्ल तय किया जाएगा। पहले सुन लीजिए कि सैम पित्रोदा साहब ने कहा क्या था। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं, उनकी मंशा जो भी हो, वो जो भी कहना चाह रहे हो, लेकिन वो ये चमड़ी के रंग के आधार पर ही लोगों को, भारतीय लोगों को बांट रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चाइनीज, अरब के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग, कॉकेशियन लोग, ये घोलुआ बना हुआ है हम भारतीय लोगों का रंग उत्तर से लेकर दक्षिण तक, न तो हम काले हैं न तो हम गोरे हैं, हम कहीं बीच में हैं। कहीं पे कुछ ज्यादा काले हैं, कहीं पे कुछ कम काले हैं, लेकिन हम सबका रंग एक ही जैसा है। और रंग के आधार पर वर्गीकरण करना ये तो जमाने की बात हो गई। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये उपनिवेशिक कॉन्सेप्ट है, ये उपनिवेशिक संकल्पना है, जिसमें जो काले हैं उनको निम्न समझा जाता है, जो गोरी चमड़ी वाले हैं उनको बड़ा उच्च समझा जाता था। लेकिन अब इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसको भुला दिया गया। इस तरह के जो नस्लवादी संकल्पनाएं, इनको कूड़े के ढेर में कब का फेंक दिया गया है। और ये सैम, इनका खुद का नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, लेकिन जब अमेरिका में जाकर बस गए तो इनका नाम सैम हो गया, सैम पित्रोदा। ये सठियाया हुआ व्यक्ति लग रहा है, ये सठिया गया है। ये राजीव गांधी का दोस्त हुआ करता था, फिर सोनिया गांधी का दोस्त हुआ करता था, और राहुल गांधी के एडुकेशन में और इनके पालन में उनका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए राहुल गांधी उसको जो अपना गुरु मानते। अब इसको क्या कहा जाए, हालांकि मोदी जी बहुत चिढ़ गए इसके इस घटिया सोच से। उन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए। है और आप तेलुगु में बोलने के बाद मुझे जवाब देना, क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। अब मोदी जी काफी गुस्से में थे, और गुस्से में हर भारतीय को होना चाहिए। यार तुम कर क्या रहे हो? तुम पूरे भारतीयों को रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हो। तुम जाति के आधार पर बांटे, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा। धर्म के आधार पर देश को बांटते रहे, धर्म के आधार पर देश के लोगों को ही नहीं बांटे, तुमने तो देश ही बना दिया। तुमने एक देश को 3 देश में कन्वर्ट कर दिया इसी धर्म के आधार पे, और तुमको अब भी संतोष नहीं है। अब तुम नस्ल के आधार पे लोगों को बांटोगे।
लेकिन फिर भी मैं इसको ज्यादा तुल नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये घटिया आदमी है। ये जो सैम पित्रोदा है मानसिक रूप से दिवालिया आदमी है, और इसकी सोच जो है आज से 200 साल पहले वाली वो जो अंग्रेज साहब लोग हुआ करते थे उसकी ये सोच है। तो इसको ना तो ज्यादा तुल देना चाहिए और ना इस पे ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोगों, घटिया लोगों की बात करके आप में खुद भी घटियापन आ जाता है। इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बात सही है, सब लोग इस पर धीरे धीरे बुदबुदाहट जो है, जो लोग पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं, सब में थी कि इस बार राहुल गांधी दो काम नहीं कर रहे हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, जैसा कि पिछले चुनाव प्रचारों के दौरान वो किया करते थे, वो मंदिर परिक्रमा में इस बार नहीं लगे हुए हैं। वो किसी भी मंदिर में नहीं जा रहे हैं। पहले वो फैंसी ड्रेस कंपटीटर की तरह जो है पूरा माला चंदन टीका लगा करके दत्तात्रेय ब्राह्मण होने की घोषणा करते थे। इस पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसमें कि लोगों को लगे कि वो हिंदू धर्म या हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। इसके कारण बहुत सिंपल है, सबको पता है कि इस बार वो किसी भी कीमत पर जो मुस्लिम वोट है उसको साधना चाहते हैं। एक तो बात हुई ये कि वो मंदिर परिक्रमा उन्होंने बंद कर दिया राहुल गांधी ने। दूसरी, दोस्तों आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव से पहले एक ही था, चाय वाला मोदी चाय वाला। 19 से पहले राफेल आई, और उसके बाद में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये करता रहा ये व्यक्ति। हालांकि उसको मुंह की खानी पड़ी 2019 के चुनाव में, लेकिन 2019 चुनाव खत्म होने के पश्चात ये राफेल को भूल गया, ये मोदी चोर है इसको भूल गया, और इसने एक नया नारा गढ़ लिया। वो था अदानी अंबानी। आप इससे कोई भी बात कीजिए, ये हर बात में कहता था अदानी अंबानी। माने ये अगर आप कोई काम करो तो आपका पैसा अदानी के पास जा रहा है। लेकिन चुनाव प्रचार प्रारंभ होने के पश्चात इसने अपना मुंह सिल लिया। इसने कभी भी चुनाव पूरे प्रचार, अब तीसरे चरण का खत्म कर चौथे चरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसने कभी भी अदानी अंबानी की बात नहीं की। ये बात सबको पता था कि इसने अदानी अंबानी पे मुंह अपना सिल लिया है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया कि आखिर शहजादे से ऐसा कौन सा डील हो गया है जिसके कारण शहजादा अदानी अंबानी का नाम लेने से डरता है। सुन लीजिए मोदी ने क्या कहा था। अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। अब जो सो प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। अब राहुल गांधी ये नहीं समझ पाए कि आखिर मोदी ने अदानी अंबानी का नाम क्यों लिया। वो तुरंत उनके ट्रैप में फंसे और अपने तू तड़ाक की भाषा में इन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए, फिर मैं आपको विश्लेषण करता हूं इस पूरी घटना का। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए। दोस्तों आपने सुन लिया राहुल गांधी को, राहुल गांधी क्या बक रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो सामान्यकरण किया गया, जो इकोसिस्टम, कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग हैं, उनका मानना है कि अदानी अंबानी ने अब मोदी से मुंह फेर लिया है। एक, अदानी अंबानी को पता चल गया है कि
कि मोदी अब नहीं आने वाला है, इसलिए उसने मोदी से मुंह फेर लिया है। 2, और इसी कारण से मोदी जो है वो अपने दोस्तों के खिलाफ अर्थात अदानी अंबानी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि इसमें अदानी और अंबानी में से एक ही पर इशारा किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति है जिस पर इशारा किया जा रहा है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के किसी भी आदमी से आप मिलिए, वो आपको बतावेगा कि अदानी अंबानी में से मोदी का इशारा किसके तरफ था, किसके घर से टेम्पू नोट भर के निकली, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहा है कि आप ऐसा करते थे, आप वैसा करते थे। भैया ये मोदी है, तुम उसके ट्रैप में फंस गए हो। और जिस व्यक्ति ने, जिस इन दोनों में से मैं क्लियर नहीं करूंगा, जिस एक व्यक्ति ने तुमको पैसा सुंघाया है तुम्हारी पार्टी को, वो कल माथा पीट रहा होगा जब तुम अपने वक्तव्य में कह रहे हो कि उसको ईडी और सीबीआई के उसके घर पे भेजो। वो व्यक्ति माथा पीट रहा होगा तुम्हारे से मूर्ख को पैसा दे करके, क्योंकि वो ऑलरेडी फंसा हुआ है। 2004 से 2014 के बीच में जो उसने कर्म कर रखे हैं उसके कारण वो फंसा हुआ है, और उस पर बहुत भयंकर फाइन होने वाली है जो उसके डीप पॉकेट को बर्बाद कर देगा। इसमें सिर्फ एक ही, जो मोदी ने नाम 2 लिया है, लेकिन है एक ही व्यक्ति, और उसको राहुल गांधी अपने वक्तव्य दे करके और फंसा रहा है। वो व्यक्ति माथा पीट रहा होगा, और मोदी हवा में कोई बात नहीं करता है। अगर वो कह रहा है कि टेम्पू से पैसा भेजा गया है, आने वाले दिनों में तुमको टेम्पू का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दिया जाएगा। मोदी अमित शाह इस तरह के इल्जाम किसी पर बिना सबूत के नहीं लगाते हैं, और वो सबूत भी फुल प्रूफ है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हर आदमी जानता है कि उसी व्यक्ति ने दूसरे को एक फेक रिसर्च के आधार पर 6 महीना पहले फंसाया था, और पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को डुबोने की कोशिश की थी। उसके हलचल में भारत का शेयर मार्केट थर्रा गया था। ये सबको पता है, और सबको ये भी पता है कि उसके पीछे कौन था। सेबी उस पर जांच कर रही है। बहुत जल्द सेबी अपना रिपोर्ट जमा करने वाली है, और उससे पता चलेगा कि इन दोनों में से एक वो कौन है जिसने अपने गुर्गों के जरिए, अपने छोटे मोटे कंपनियों के जरिए ये सारा कुछ करवाया था। और वो बहुत जबरदस्त फंसने वाला है, क्योंकि वो सातिर है, वो पुराना खिलाड़ी है, और वो कांग्रेस के जमाने में बना हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट है, और वो फल फूल रहा था कांग्रेस के जमाने में। जब मोदी का जमाना आया तो वो खिसक के दूसरे तीसरे नंबर पे भारत में पहुंच गया उद्योगपतियों के लिस्ट में। तो ये सबको पता है कि इन दोनों में से है कौन। सिर्फ एक को इशारा किया गया है, लेकिन राहुल गांधी के लिए उससे बड़ी इशारा है कि तुम बहुत भयानक फंसने वाले हो। इन लोगों ने, जो इनके इकोसिस्टम है, वो एक प्रश्न उठा रहा है कि जब नोटबंदी हुई थी, इसका मतलब है कि तब काला धन पूरा समाप्त नहीं हो पाया था। मित्र, नोटबंदी को 10 साल हो गए, 10 साल नहीं 8 साल तो हो ही गए, और 8 साल में कितना ज्यादा ब्लैक मनी यहाँ पे भारत में जनरेट हुआ है ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ब्लैक मनी हर अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। जब उसकी अधिकता हो जाती है तब उस पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है, नहीं तो उसको रोका नहीं जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के वृद्धि के लिए, आपको बड़ी अजीब सा लगेगा लेकिन ये सत्य है, अर्थव्यवस्था के वृद्धि में कहीं ना कहीं काले धन का भी योगदान होता है। ये अलग बात है कि उससे सीधे सीधे सरकार के खजाने में पैसा नहीं आ पाता है। लेकिन यहां पर जिन दोनों व्यक्तियों पर इशारा किया गया है, एक सही बात है कि वो भारत और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के वैश्विक प्रभाव को वृद्धि करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और इन दोनों में से एक व्यक्ति को इसी बात का दुख है कि मैं जो नंबर 1 था, अब ये दूसरा जो है वो मुझसे आगे कैसे निकल गया है। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं दोस्तों, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोड़ देंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं आपको ये तक बता सकता हूं कि ये पैसा कहां से टेम्पू से निकल करके कहां पहुंचा है। ये पैसा, इसमें से एक व्यक्ति के बेटे के भी 2-3 महीना पहले शादी का कुछ समारोह था, उसमें दिखाने को
हॉलीवुड के सारे सितारे नाचने गाने के लिए गए थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि वहां पे कांग्रेस का वो लॉबी जो कि एंटी इंडिया है, भारत विरोधी लॉबी है, एक बहुत ही खतरनाक महिला है उसमें, वो सब के सब उस पार्टी में शामिल था। लेकिन हॉलीवुड के शोर शराबे में लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। लेकिन वो भारत में क्या कर रहा था, आखिर उसकी मंशा क्या थी? उस उद्योगपति को उस पार्टी में भारत विरोधी शक्तियों को, सारे व्यक्तियों को बुलाने की जरूरत क्या थी, और आखिर वो करना क्या चाहता है? तो पैसा जो मिला है, जो टेम्पू से निकला है कि ट्रक से निकला है, वो उसी सादी पार्टी से निकला है। और ये आप मान करके चलिए कि आने वाले दिनों में उस पे बहुत कुछ होने वाला है, और वो मोदी नहीं करने वाला कुछ। तो उसका जो पहले से केस चल रहा है, उस कोर्ट जो है उससे फाइन वसूल, उसको जेल नहीं होगी, लेकिन उसको बहुत मोटी रकम जो है फाइन के रूप में भरना पड़ेगा। ये सत्य है। और वो बार बार गुहार लगा रहा था, कि मुझे बचाओ मोदी, मुझे बचाओ, लेकिन मोदी जी ने उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया। जिस तरह से अभी जी न्यूज है, उसका मालिक सुभाष चंद्रा वो फंसा हुआ है, और उसने हरकत क्या की है, वो दुखी इस बात से था कि एक तो बहुत सारे उस पर टैक्स वगैरह का मामले पड़े हुए, दूसरा वो अपने चैनल जी का जो है मर्जर करना चाहता था सोनी चैनल में, पूरे के पूरे सोनी टीवी में, लेकिन चूंकि ये पहले से ही केस में फंसा हुआ है जी, इसलिए मर्जर संभव नहीं हो पाया। उससे वो बहुत ज्यादा दुखी था। दूसरा, जब से नवीन जिंदल कांग्रेस में आए हैं, जिनको ये अपना जानी दुश्मन समझता, तब से और भी ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन इन सब के बाद वो चाहता था कि वो राज्यसभा में जाए, मोदी जी ने नहीं भेजा उसे। तो इन 3 कारणों से उसने किया क्या, उसने न सिर्फ अपने चैनल पे मोदी अमित शाह को बैन किया है, बल्कि जो भी अब हरियाणा पॉलिटिक्स में भूचाल देख रहे हैं, जिन 3 निर्दलीय एमएलए ने कांग्रेस को समर्थन देने का वादा किया है, घोषणा किया है, इसके पीछे भी सुभाष चंद्रा है। और ये सबको गुमान है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ भी कर लें, हम भारत विरोधी कार्य करें, भारत विरोधी शक्तियों को भारत में जमा कर लें, हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। ये सब के सब जो टैक्स के मामले में फंसे हुए हैं, ये सब के सब फंसे हुए हैं, और इन सबको आने वाले दिनों में उसकी कीमत चुकानी होगी। वो इसलिए नहीं चुकानी पड़ेगी कि तुम्हारी मोदी से दुश्मनी है या अमित शाह से दुश्मनी है, तुमको इसलिए चुकानी पड़ेगी क्योंकि वो भारतीयों का पैसा है, और भारतीयों के पैसे पे कोई डाका डाले, ये मोदी से बर्दाश्त होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, पहले तो आपने सैम पित्रोदा जो नस्लवादा फैला रहा है भारत में, दूसरा ये उद्योगपति। मैं फिर से कह रहा हूं, इन दोनों में से सिर्फ एक ही मोदी का टारगेट था, और जो टारगेट है उस व्यक्ति को पता है कि ये बात मोदी सिर्फ मेरे लिए कह रहा है, और जो इसको उस व्यक्ति ने पैसा दिया वो इस हद तक, अब उसको क्या कहे, जाहिल कहिए, मूर्ख कहिए, कि वो भी उसके फंसाने का इंतजाम कर रहा है। कह रहा है उसके घर ईडी भेजो, उसके घर सीबीआई भेजो। अरे भाई, अगर ईडी सीबीआई ना भी भेजा जाए, वो तो ऑलरेडी पहले से ही जो यूपीए का कार्यकाल था 2004 से लेके 14 तक का, उसके बीच में जो उसने कुकर्म कर रखे, उसके कारण तो नाक तक फंसा हुआ है, उसको वैसे भी भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन वही है, जब आप मूर्खों से दोस्ती करेंगे तो दुश्मन की आपको क्या जरूरत है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।